सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो नहीं, कॉमन कॉमन डाउट है सबके, ये तुम्हारा ऑप्टिकल डिवाइस तो सबके ही है। हाँ, लगभग सबके ही है। तो एक बार सबका कॉमन निपटा देते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस, फिर उसके बाद प्रिज्म है, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन है, और फिर उसके बाद तुम्हारा डिफ्रैक्शन के बाद क्या है वो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन एक ही बात है। और मैग्नेटिक मटेरियल तो नहीं करा रहा मैं, 3 बार करा चुका हूँ, एक बार इसको करा चुका हूँ, एक बार इसको करा चुका हूँ, एक बार सबको करा चुका हूँ। साल में ही करते रह जाएंगे हम। अब तुझे फिर आ गया तू बचा गया। तू आया था, तुझे भी पढ़ाया था। 3 बार नहीं आई, देख तू, ऐसा कैसे हो सकता, 3 बार एब्सेंट सेम टॉपिक में। एक टॉपिक को अगर मैं 3 बार कराऊंगा तो 3 बार नहीं आ रही। तो एक बार चौथी बार और हो जाए। टीचर थोड़ी ना हो आप, दासी हो। नहीं करवा तो कराऊंगा तो मैं हुई, मुझे पता है, वरना पोटेंशियल तुम्हें फेल होने की है, पास होने की नहीं है। सीबीएसई में भी करवाना तो मुझे पड़ेगा ही, मजबूरी है। मैं तो 12 बजे तक की सोच रहा था वैसे तो। पहला बच्चा 17 मिनट बाद आया, क्या कर सकते हैं। देखो ऑप्टिकल डिवाइस देखो, वंस एंड फॉर ऑल अपने दिमाग में खत्म कर लो ये चीज, है ना। कल को कभी कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पढ़ने लग जाओ, कम से कम ये तो ना हो सालो पिछले वाले ने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या, अनपढ़ी था क्या। इतनी तो इज्जत रख लेना। क्योंकि क्योंकि भाई दो ही चीजें हैं, या तो मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, और या फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम अगले साल भी बर्बाद ही होगे। क्योंकि भाई तुम में तो नहीं है दम, तुम अपना इनर्शिया नहीं खोने को तैयार हो, और मेरे इनर्शिया से पेपर पार होगा नहीं। तो जब तक तुम ऐसी जगह नहीं जाओगे जहां पे सर पे डंडा मार के टेस्ट के नंबर सिर्फ घर में बताए जाते हैं, पढ़ाया कुछ नहीं जाता, तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। कुछ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तब वहां तुम कम से कम एक चीज सीखोगे कि कोई नहीं किसी की मदद करता, खुद ही पढ़ना पड़ता है। कम से कम आप खुद से तो पढ़ना सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुम गोद में आके बैठ जाते हो छोटी छोटी बातों पे। मैं बड़ी चीजें कब करवाऊंगा जब छोटी भी उलझे रहेंगे। तुम्हें पता कैसे लगेगा मेरे पास क्या क्या चीजें और है पढ़ाने को। तुम तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर, जब तुम मास्टर को ही एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पेपर तो क्या एक्सप्लोर करोगे तुम। ऑप्टिकल डिवाइसेस देखो फटाफट। ऑप्टिकल डिवाइसेस इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि हमें चीजें या तो कम दिखाई देती हैं, उनको ठीक करना होता है, आंखें कमजोर हो गई है जैसे मैं, चश्मा लगाना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है कि वो सबको ही कम दिखाई देती हैं पर देखना जरूर है। चींटी के पैर गिनने हैं मान लो, क्यों गिनने हैं पता नहीं, क्यों गिनने नहीं पता, करना है बस। तो चींटी के पैर गिनने, आप चींटी के पैर गिनोगे तो आंखें भिन्न आ जाती है कि कौन सा कहाँ है कितने। तो वो रिजोल्विंग पावर से हट जाता है, किससे हटता है वो, रिजोल्विंग पावर से हट जाता है। अच्छा, अब तुम्हें सुई में धागा डालना है, सुई में धागा डालना है, वो भी खैर रिजोल्विंग पावर से ही हट जाता है। लेकिन कोई अल्फाबेट है, तुम्हें बहुत छोटा लिखा हुआ है, अल्फाबेटा बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो रिजोल्विंग पावर तो प्ले करती करती है। अगर रिजोल्विंग पावर को साइड हटाए, अगर वही अल्फाबेट मुझे बड़ा बन के दिख जाए तो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये समस्या इसलिए आई क्योंकि 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां पे कंफर्टेबली तो नहीं कह, जहां पे हम क्लियर देख पाते हो ऑब्जेक्ट को। 25 सेंटीमीटर इज द दूरी व्हेन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। द मोस्ट क्लियर विजन वी कैन गेट इज एट 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जैसे ही तुम 25 सेंटीमीटर पास लेके आओगे तो उतना क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दीवार मुझे क्लियर दिख रही है, ये दीवार मुझे क्लियर दिख रही है, बट 25 सेंटीमीटर दूर तो है नहीं। इस दीवार का कोई भी एक पॉइंट, इस दीवार का कोई भी एक पॉइंट मैं सबसे ज्यादा क्लियर तब देख पाऊंगा जब मेरे और इसके बीच में कितनी दूरी हो, 25 सेंटीमीटर। तो दूरी घटने से मतलब चीज की क्लैरिटी बढ़ी, तो नाक अड़ा लेते हैं इसमें। तो जब तुम इसमें नाक अड़ा लोगे क्या अब तुम्हें दीवार पे वही जो तो पॉइंट तुम देख रहे थे वो क्लियर दिखेगा, पहले तो क्या पता नाक के नीचे ही आ जाए, आंख तो है नहीं वहां। या मान लो यहाँ यहाँ इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाए, तो क्या तुम देख पा रहे हो तुम्हारे मत्थे पे जो, अगर कोई यहाँ पे तुम्हारे मत्थे पे कुछ ऐसे रख दे तो तुम्हें पता थोड़ी लगेगा क्या रखा है, फील होगा बट दिखेगा नहीं। यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ आने के बाद दिखना शुरू होगा, डबल डबल दिखाई देगा। तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर क्लियरेस्ट है, उसके बाद रिजोल्विंग पावर खो देते हैं हम। 25 सेंटीमीटर क्लियर है, उसके बाद रिजोल्विंग पावर खो देते हैं हम। अब ये 25 सेंटीमीटर को ना ऐसे अटैच मत करो दिल में कि 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर, माइक्रोस्कोप में 25 सेंटीमीटर होती है दूरी, नहीं। जो तुम स्लाइड रखते हो माइक्रोस्कोप में, ये जो स्लाइड रखते हो
पूरा 25 सेंटीमीटर की ट्यूब नहीं होती उसकी, तो तुम 25 सेंटीमीटर थोड़ी रखते हो। तो फिर ये 25 सेंटीमीटर वाली चीज कहाँ काम आ रही है? कहीं काम नहीं आ रही, कहीं काम नहीं आ रही। कहने का तरीका है, किताब की एक लाइन है 25 सेंटीमीटर में क्लियर दिखता है, बात भी सच है, क्योंकि तुम चीजें लीनियर में देख रहे हो, चीजें लीनियर में देख रहे हो। बट हम कभी भी चीजें लीनियर में नहीं देखते, कभी भी चीजें लीनियर में नहीं देखते। रीजन क्या है क्लियर ना देखने का, सोच पाओगे? क्यों एंगुलर में क्यों परसीव कर पा रहे? क्या रीजन है इसका कि हम एंगुलर चीजें ही परसीव करते हैं? दिखती हमें प्लेन है चीजें, दिखती हमें चकोर है, देख हम गोल रहे हैं, ये क्या बात है? और गोल देखना ही क्यों है यार? क्यों क्यों काम कर रही है आंखें ऐसे? किसी ने तो सोचा होगा ना, क्यों ऐसे काम करें आंखें? क्योंकि जब हम चीजें एंगुलर विजन में देखते हैं ना, तो एंगुलर विजन में चीजें एंगल पे डिपेंड करती है। किस पे? एंगल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे। जैसे एक आदमी ऐसे दौड़ गया तुम्हारे सामने से, या ऐसे दौड़ गया एक आदमी तुम्हारे सामने से, दौड़ गया, तुम यहाँ थे, तुम्हें गर्दन थीटा घुमानी पड़ी। कितनी घुमानी पड़ी? थीटा। उसी समय में, सेम टाइम में, ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ दौड़ा, टी टाइम में यहाँ से यहाँ दौड़ा, ठीक है। यही सेम आदमी टी टाइम में यहाँ से यहाँ दौड़ा, यही सेम आदमी टी टाइम में यहाँ से यहाँ दौड़ा। क्या दूरी बराबर है, समय सेम है? क्या दोनों की रफ्तार बराबर है? दोनों की रफ्तार बराबर है। बट ये जो हमारी आंखों पे एंगल बनाएगा वो ये होगा। क्या पहले टी टाइम में ये थीटा था, अब टी टाइम में ये थीटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? वो तो तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ये तेज दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ये धीरे। अगर मुझे लीनियर दिखाई दे चीजें, तो मुझे दोनों सेम रफ्तार पे नहीं दिखाई देंगे। अब सोचो यहां हिंडन से एक प्लेन उड़ गया, वो जो उड़ रहा है तुम्हें धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो तुम बाहर चाय कॉफी एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे सामने से प्लेन गया, क्योंकि दूर है तुम्हें ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल रफ्तार अगर तुम्हें दिख गई उसकी, तुम्हारे हाथ से कॉफी छूट जाएगी, अब चाय छूट जाएगी। सोच के देखो, तुम्हें चारों तरफ अपने दिमाग पे कैसे लगेगा? हर चीज बहुत रफ्तार से जा रही है, हर चीज बहुत रफ्तार से जा रही है। तो ऐसा लगेगा जैसे जैसे स्पाइडी सेंस जग गई तुम्हारी। उसके लिए तो हमारा दिमाग बना नहीं ना। हमारा दिमाग इसलिए बना है, चाटा मार के 2 मिनट बाद पता लगता है क्या हुआ, किसी ने मारा, हाँ। तो चीज इतनी तेज तेज अगर जाने लगेगी, तुम्हारे तो सर में दर्द हो जाएगा, फट जाएगा, आंखों से खून आ जाएगा। हम जिंदा रहे इसलिए हम कौन सी चीजें परसीव, किस तरीके से परसीव करते हैं चीजें? एंगुलर। ऐसे नहीं कोई चीज बनी, कोई रीजन होगा उसका तभी बनी है, हमारी सिस्टमेटिटी के लिए बनी है। मतलब सिर्फ हमारी नहीं, हर चीज की। ऐसे नहीं है तुम ही सेंटर हो पूरे यूनिवर्स का। बट जिसने भी बनाया, जो भी बनाया, हर एक को उसकी सस्टेनेबल पावर दी है उसे। तो कितना सोच समझ के वर्ल्ड बना है, एक एक छोटी छोटी जगह पे रीजनिंग है। तो इसीलिए हम जो भी चीजें परसीव करते हैं वो कैसे परसीव करते हैं? एंगुलर, है ना। मान लो जो तुम्हें बाहर सामने मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है, या बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो तुम्हें सब छोटा छोटा दिखाई देता है। सोचो वो एक्चुअल साइज में दिखाई देने लग जाए, तुम डर नहीं जाओगे बैठे बैठे अपनी छत पे कि कौन छाती पे चढ़ जा रहा है? ये दुनिया ही छाती पे ले ली हमने, दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए अगर कोई बिल्डिंग दूर है और कोई इंसान यहाँ है, वो पास में है, क्या पता ये इंसान पूरी बिल्डिंग ढक ले, तो उस मोमेंट इस इंसान और इस बिल्डिंग की हाइट तुम्हें सेम दिखाई देगी। क्या है एक्चुअल में हाइट सेम? नहीं। तो तुमने कभी बिल्डिंग की हाइट देखी क्या? तुम्हें बिल्डिंग का एक्चुअल साइज कब दिखाई दिया? पास आके। और ये गारंटी कौन लेता है पास आके एक्चुअल साइज दिख जाता है? जब यहाँ झूठता तो गारंटी नहीं है ना, यहाँ भी सस्ता। तो दिखती कैसी है चीजें वो तो हमें पता ही नहीं है। इसी को अगर 4 डायमेंशन में देख लो तो ये ऐसे ऐसे दिखेगी, जैसे रिबन बांध दिया हो किसी ने। हाँ, तो डायमेंशन चेंज होने, विजन बदल गया, तो सच तो कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं यहाँ चीजें। इवन विजन इज रिलेटिव। तो हम जो भी चीज परसीव करते हैं, हमारा रिलेटिविस्टिक किस चीजों पे, हमारे परसेप्शन ऑफ रिलेटिविज्म किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे, एंगुलर चीजों पे। तो इसीलिए मुझे सेम दिखाई दी ये चीजें। अब इसका फायदा उठाया हमने, इसका फायदा उठाया, और इसका फायदा उठाने पे हमने कहा देखो हमें चीजें क्लियर कब दिखाई देती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? डी पे। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? अब ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि वो अब भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्या मुझे डी पे चीजें क्लियर दिखाई देती हैं? बट अब डी पे भी क्लियर ना दिखाई दे तो दिक्कत है ना, ठीक है। ये जो थीटा था, ये थीटा था एंगल सबटेंडेड ऑन अनएडेड आई, एंगल सबटेंडेड ऑन अनएडेड आई। अच्छा, अब तुमने क्या करा? तुमने एक लेंस लगा दिया, तुमने एक लेंस लगा दिया। अब उस लेंस ने क्या करा? उस लेंस ने इसी एच को किसी यू दूरी पे
क्लियर दिखा दिया इससे ज्यादा। समझ आया? तुमने अब अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आज के दिन? डी पे, और तुम्हें दिखाई भी कहां दिया? डी पे। समझ आया? यहां तो कोई परेशानी? अब मैं एक सिनेरियो लेता हूं जिसमें तुम्हें यही एच नोट बड़ा दिखाई दे रहा है, यही एच नोट बड़ा दिखाई दे रहा है किसी एच हाइट पे, फिर किसी एच दूरी पे, या एच दूरी पे भी नहीं, किसी यू दूरी पे, किसी यू दूरी पे। ये बात समझ आती है? अभी कोई माइक्रोस्कोप लेंस कुछ नहीं आया अभी, बट अब इसकी क्लैरिटी खो गई। बड़ा तो दिख रहा है बट क्लैरिटी खो गई। ये एंगल बना थीटा डैश, ये एंगल बना थीटा डैश, ये है एंगल सबटेंडेड ऑन एडेड आई, या ऑन अनएडेड आई है, अभी भी है अनएडेड आई, अभी भी है अनएडेड ही आई। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आदमी और ये आदमी की फर्क में मैग्निफिकेशन का तो चेंज आया, क्लैरिटी का बेशक हो गई हो, बट मैग्निफिकेशन का तो चेंज आया ना। ऑब्वियसली तुम्हें डी पे ये साइज जो दिख रहा है, पास लाओगे तो ये पहले से तो बड़ा ही दिखाई देगा, बेशक क्लैरिटी हो जाए। तो ये बड़ा तो दिखाई दिया, अब कितना बड़ा दिखाई दिया वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, यहां से निकालो टेन थीटा डैश, और यहां से क्या निकालो? टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा डैश निकालोगे किसके बराबर आएगा? एच नोट बाई यू, और यहां से टेन थीटा निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा? एच नोट बाई डी। समझ आया? अच्छा, मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? अब एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होता है, क्योंकि हम चीजें एंगुलर देखते हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा। कंपेयर हमेशा डी से करेंगे, कंपेयर हमेशा डी से करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो टेन थीटा डैश किसके बराबर? एच नोट बाई यू, और टेन थीटा किसके बराबर? एच नोट बाई डी। कोई परेशानी? तो एच नोट से एच नोट कर गया, मेरा फॉर्मूला आया यू बाई डी। क्या आया? डी बाई यू। कोई परेशानी? पक्की बात? अभी कुछ भी कोई लेंस कुछ नहीं था। ठीक है, तो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ये निकाल लिया। यहां तक बताओ सबकी बुद्धि में ये बात आती है? ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें। ये जो टेन थीटा डैश और टेन थीटा लिखे हुए हैं, तुम कौन सा ऑब्जेक्ट इतनी पास से देखोगे? आईफिल टावर? नहीं ना? या कौन कौन सी चीज इतनी पास से देखोगे जो बहुत छोटी होगी, जो यहां पे नहीं दिखाई दे रही थी? ये बात समझ में आती है? तो जब चीज ही बहुत छोटी, जैसे चीटी, या नीडल की टिप, या पेन की निब, इन्हीं चीजों को देखते हैं ना पास से, या बोतल पे कोई पॉइंट, या नोटबुक में कोई पॉइंट। नोटबुक को थोड़ी ना हाँ नाक के आगे उड़ा के देखोगे, तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंट साइज। तो हम जो जनरली पास लाके देखते हैं वो जनरली कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगे वो कितना होगा? बहुत छोटा। ये 5 मिनट के घमंड में जो चीज खोता है ना, ये सुधार थोड़ा सा इस बात को। कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? तो एंगल कितना सबटेंड होगा? इनफाइनाइट होगा बोल दे, ऐसे गोल गोल रोटेशन मोशन करना पड़ जाएगा कुंडी का। फ्रीक्वेंसी होगी 7200/सेकंड है। तो जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेंगे? तो जब एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा और थीटा में फर्क भी नहीं रह जाना चाहिए। तो जनरली जब मेरा मन करेगा हम टेन थीटा को थीटा लिख देंगे और थीटा को टेन थीटा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट देखेंगे लॉजिकली पास से तो वो देखेंगे ना, तो बहुत एंगल सबटेंड। एक अभी वो तुम्हारी आंखों पे क्या एंगल सबटेंड करता होगा? या एक बायोलॉजी के पत्ते का जो सेल होता है, चीक सेल होता है, अनियन सेल होता है, वो क्या ही एंगल सबटेंड करेगा तुम्हारी आंखों पे? इसीलिए कर पाते हैं। ये बात समझ आती है? अब ऑप्टिकल डिवाइसेस पे आते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस का काम क्या है कि बेटा मुझे यही चीज दिखा बट क्लियर, यही चीज दिखा बट क्लियर। ठीक है, अच्छा, तो अगर यही चीज मुझे क्लैरिटी में दिखानी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो एक और चीज समझना, अगर मुझे कोई भी चीज लेंस के थ्रू देखनी है, कोई भी चीज अगर लेंस के थ्रू देखनी है, तो तुम मुझे बताओ लेंस के थ्रू अगर तुम कोई चीज देखोगे तो कैसे देख पाओगे? क्या तुम रियल इमेज देख पाओगे लेंस के थ्रू? लेंस के थ्रू कभी भी कोई रियल इमेज दिखती है तुम्हें? आज मैं तुम्हें प्रूव करता हूं, जो भी तुम देखते हो लेंस के थ्रू कभी भी रियल इमेज नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? सुनना, क्या फोकस से जब तक इधर इधर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट जब तक इधर होगा, तब ये कैसी इमेज बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। ये बात समझ में आती है? पक्की बात? अब मुझे बताओ, तुम इस इमेज को देखना चाह रहे हो, तुम यहां से देख रहे हो, तुम्हें तो इस लेंस के थ्रू ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ना, इमेज तो उधर बनी हुई है।
तुम कह रहे हो मैं इधर से देखूंगा, तुम कह रहे हो मैं इधर से देखूंगा। अरे जब तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेंस से क्या देख लोगे? हमें रियल इमेज बिना स्क्रीन के नहीं दिखाई देती, और अगर स्क्रीन पे भी देखनी है तो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देती मुझे। मुझे क्या दिखाई देता है? अगर अगर मान लो मुझे स्क्रीन पे किसी चीज की इमेज दिखाई दे रही है, तो वो इमेज रेज की है, वो इमेज हमारे धरती पे जो ऑब्जेक्ट है उनकी नहीं है, वो प्योर जिनके पास खुद की ल्यूमिनोसिटी है वो वाले ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कई बार तुमने देखा होगा तुम्हें कैंडल की सिर्फ लो लो दिखाई देती है मिरर के आर पार, जब तुम देखते हो कभी कभी सिर्फ लो दिखाई देती है मोमबत्ती की, मोमबत्ती नहीं दिखाई देती। हाँ, क्योंकि वो जो लो है उसमें से रियल फोटोन निकल रहे हैं, वो तुम्हारी आंखों में परसीव होंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बट क्योंकि वो रियल इमेज थी, तो रियल इमेज मोमबत्ती की तुम नहीं देख पाओगे। और वो भी इसलिए देख पाए क्योंकि उसने किसी किसी तो वहां पे मीडियम ने किसी लेयर की, मीडियम की किसी तो लेयर ने स्क्रीन का काम कर दिया। अब स्क्रीन पे तो सिर्फ ल्यूमिनोसिटी चमकेगी ना, तुम्हें मोमबत्ती थोड़ी ना चपी दिख जाएगी। ठीक है। तो ये तो नहीं दिखाई देगी चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट हमेशा विद इन फोकल लेंथ रखना पड़ेगा? विद इन, क्योंकि जैसे ही मैं फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखूंगा तो अब तुम्हें लगेगा तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो, बट देख तुम इमेज रहे हो। और ये इमेज तुम्हें इसके पीछे बनी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। असलियत में तुम्हें बड़ी दिखाई दे रही है, तो अब तुम्हें ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, उसे ही तो इमेज बनना बोलते हैं। क्या तुम दोनों को एक साथ देख पाओगे? नहीं। तुम क्या देखोगे? सिर्फ ये, इसी को तुम यहां देखोगे, इसी को तुम यहां देखोगे, और उसी से मुझे कंपैरिजन मिलता है। अगर तुम इन दोनों को साथ में देखते तो तुम्हें अभी भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता, क्योंकि एंगल तो दोनों सेम सबटेंड कर रहे हैं। अब जैसे वही वाली चीज है कि ये आदमी था और उसने एक बिल्डिंग छुपा रखी थी पूरी, तो मुझे ये बताओ क्या ये बिल्डिंग अगर 40 मीटर की है तो ये आदमी 40 मीटर का था क्या? मुझे इन दोनों का कंपैरिजन कब पता लगेगा? जब दोनों की पोजीशन सेम हो गया। तो बिल्डिंग को यहां लाओ या आदमी को वहां पहुंचाओ, ये तो बिल्डिंग को यहां लाओ या आदमी को वहां पहुंचाओ। मेरे केस में ऑब्जेक्ट इमेज के पास पहुंचेगा, क्यों? किसी ने उठा के रखा है? नहीं, क्योंकि मुझे दिख ये रहा है। हमेशा ये ऑब्जेक्ट ही तुम्हें यहां बना हुआ दिखाई देता है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां इमेजिन करो, तब तुम्हें इन दोनों की हाइट का कंपैरिजन होगा और तुम्हें पता लगेगा मैग्नीफाई हो चुका है। बात समझ में आती है? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की ड्रॉबैक क्या है? कि वो दो अलग अलग हाइट सेम दिखा देता है। वो तब तक कंपैरिजन नहीं होता जब तक दोनों की पोजीशन सेम ना हो। तो जैसी पोजीशन सेम होगी अब तुम्हें पता लग जाएगा ये इतना सा एंगल सबटेंड कर रहा था, वो उतना बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा था। और एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। ठीक है, कोई परेशानी? अरे वो समझ के लिए फॉर्मूला, ऐसे कोई क्रूड लाइन नहीं है उस फॉर्मूले की, वो जहां जैसे फिट बैठेगा वैसे लगा देंगे उसको। बस इतना सा याद रखना कि ऐसे याद कर लो उसको, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन 10 बीटा बाय 10 अल्फा होता है। अब अल्फा के 70 नाम है, बीटा के 70 नाम है, इसको एन थीटा लिख लो। समझ आया? हाँ। इसको 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 तुम क्या बोल सकते हो? एंगल सबटेंडेड बाय एडेड आई। इसको क्या बोल सकते हो? एंगल सबटेंडेड बाय अनएडेड आई। इसको क्या बोल सकते हो? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इसको क्या बोल सकते हो? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कुछ भी नाम हो सकता हो, तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज है। हाँ, जिसके कंपैरिजन निकाल रहे हैं वो नीचे और जो निकल रहा है वो ऊपर, ये है बेस्ट लाइन। तो ये बात समझ आती है? तो अब मैं तुम्हारी पिक्चर में लेंस लेके आया, अभी भी ऑप्टिकल इमेज पढ़नी चालू नहीं करी, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज पढ़ने में कुछ भी नहीं रखा, इन बातों में रखा है जो बता रहा हूँ जो भी है। क्योंकि वहां तो सिर्फ सीधा सीधा ये है कि वो तो फिर प्रोपगेशन है इन्हीं कॉन्सेप्ट की। अच्छा। तो अब पहली बार हम क्या लेके आएंगे? कच्चा लेंस, सिर्फ एक लेंस, वो भी कौन सा? कॉन्वेक्स, जो कन्वर्ज करके देता हूँ चीजें। ठीक है। तुम इस साइड से चीजों को देख रहे हो, तुमने यहां ऑब्जेक्ट पास ला के रखा था, कितने पे? यू पे। कितने पे? यू पे। और इसी की तुम्हें वर्चुअल इमेज यहां दिखी, वर्चुअली दिख सकती है, क्यों? क्योंकि ये यू किससे छोटा है? एफ से। और मजबूरी है, अगर एफ से छोटा नहीं हुआ तो भूल जाओ, फिर दिखेगा कुछ भी, क्योंकि रियल इमेज तुम देख नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट देखोगे सिर्फ। क्लियर है? ये है डी, ये है डी। डी का 25 सेंटीमीटर है। अब चीजें एंगुलर पे आ चुकी है, चीजें एंगुलर पे आ चुकी है। तो ये डी क्या है? डी 25 सेंटीमीटर, वो स्केलिंग फैक्टर है। क्या है वो?
स्केलिंग फैक्टर। हमारी दुनिया में जिसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं वो क्या माइक्रोस्कोपिक दुनिया के लिए स्केलिंग फैक्टर से छोटा हो सकता है? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे वही कि इंडिया का मैप तुम पूरा का पूरा फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, चीज तो वही देख रहे हो, मैप वैसा ही मिलेगा, मैप के हिसाब से चीज जहां पे पहुंचोगे वो भी सही होगी, बट वो पूरी स्क्रीन में तुमने इतनी बड़ी चीज देख कैसे ली? स्केलिंग फैक्टर। तो ये स्केलिंग फैक्टर वाला डी है। डी कैन बी अपस्केल्ड एज वेल एज डाउन स्केल्ड। जो तुम मूवी देखते हो, उस मूवी में जो तुम सीनरी देख रहे हो, तो सीनरी बखाड़ जितनी बड़ी है ना, और तुमने उसको फोन में देख लिया, ठीक है? जैसे तुमने किसी की फोटो खींच ली, अब वो तुम पूरा का पूरा इंसान ही इतने छोटे से फोन में देख रहे हो, क्या इंसान उतना सा है? नहीं, वो तो बड़ा था ना। अब तुम उसको 25 सेंटीमीटर पास जाके देखो या उसकी फोटो को 25 सेंटीमीटर पास ले जाके देखो, बात तो वही बड़ी। बट तुम्हारे यहाँ जो 25 सेंटीमीटर तुमने जूम किया है, वो जूम इफेक्ट फोन में कितना है? क्या वो अप स्केल डाउन स्केल के फैक्टर से आएगा? तो ये डी ऐसा नहीं है 25 सेंटीमीटर मत्थे पे टैटू बन के आया था उसके, वो एक स्केलिंग फैक्टर है। तो हम अपनी दुनिया के हिसाब से रेफरेंस 25 सेंटीमीटर पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे वो 2.5 mm भी हो सकता है, डन है। और वो 2.5 mm किसका इफेक्ट दे देगा? 25 सेंटीमीटर का हमारी दुनिया पे। अब क्या तुम्हें इसकी इमेज यहां दिखी? तो अब हम क्या देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले तो यहां सरका लो, सरका लो। अब कंपैरिजन होगा। अब ये इतना हिस्सा बिना लेंस के कितना एंगल बनाता, और अब यही हिस्सा लेंस के साथ ये दिखेगा ना तुम्हें, तो लेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो शायद तुम्हें पता हो, ये मेरा अल्फा हो जाएगा और ये मेरा बीटा हो जाएगा। ऐसे तो देखा मैंने लीनियर, ऐसे क्या देखा मैंने? लीनियर। ये बात समझ में आती है? यहां तो कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी समझो, ये लेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अल्फा या बीटा? ये इमेज है मान लो, लेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा? कुछ तो एंगल बनाता होगा। लेंस हटा दोगे तो कम बनाएगा। ये बात समझ में आती है? तो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। और शायद तुम्हें याद है 10 बीटा बाई 10 अल्फा तो हम निकाल के बैठे हैं ना, डी बाई यू। क्या निकाल के बैठे हैं? ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के तहत हम चीजों को बांटना शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, एम मेरा डी बाई यू है। क्या है? डी बाई यू है। अब इसको मैं दो भागों में बांट लूंगा, एक रिलैक्स आई के लिए और एक स्ट्रेन या स्ट्रेस, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना? सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होती है, ठीक है? सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से लेंस की थिकनेस बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है। लेंस की थिकनेस बढ़ती है। हमें ऐसा फील होता है कि जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स हैं। तो जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये लेंस खिंच के ऐसा नहीं हो जाएगा? ऐसे ऐसे खींची ना, ये खींची, टेंशन आई इनमें, खींची, तो ये लेंस पतला नहीं होगा? दबाने पे मोटा होगा, खींचने पे? तो जब ये खींचेगी तभी तो टेंशन आएगी। तो फिर अब ये लेंस मोटा हुआ कि पतला? अब ये खींचने पे पतला कैसे हो रहा है? मैं तो तुम्हें अभी ये दिखाया कि खींचने पे पतला हो रहा है, तो तुम कह रहे हो खींचने पे मोटा होना चाहिए। क्योंकि जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस का साइज या थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ, ये तो कंप्रेस हो गया ना। अरे वो नसें हैं, ये रस्सी है, इस रस्सी से तो किसी भी चीज को पुश कर सकता है क्या? खींच ही सकता है ना, पुश तो नहीं कर सकता ना। तो टेंशन से, टेंशन फोर्स कैन ऑलवेज रिजल्ट इन पुलिंग फोर्स। टेंशन कभी भी पुश नहीं कर सकता। ये तो बात समझ आता होगा ना? ये सिलियरी मसल में टेंशन आने का मतलब ही तो होता है हमें कॉन्ट्रेक्शन आना, खिंचाव बढ़ना। तो लेंस को खींच ही सकती है। लेंस खींचने के बाद ये पतला कैसे, पतला होना चाहिए ना, मोटा कैसे हो जा रहा है? अब मैं बताता हूँ इसका 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 बायोलॉजी में आंसर है। ये छोटे छोटे से डाउट है, कभी आते नहीं तुम्हें? ये तो गलत है ना, दब कैसे सकता है किसी भी? जैसे मान लो ये लेंस था, ये लेंस था, तो मसल पुश कर सकती है? तो
तो वो तो मैं फ्रिक्शन का सहारा ले रहा हूं, ये किसका सहारा ले रही है? अब सुनना ध्यान से, ये जो खिंचती है ना, ये ऐसे खिंचती है, सबसे ज्यादा टेंशन इसके पास होती है, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, इस पे कभी टेंशन नहीं आती कितनी खींच लो। तो जब ये खिंचती है ना, तो इस पे फोर्स ऐसा लगता है कि ये लेंस मोटा हो जाता है। ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है, अगर ये वाला पॉइंट यहां डिस्प्लेस होता है तो सभी पॉइंट इसके कंपैरिजन में ही डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, ये दिक्कत ये है ना, 10वीं क्लास में तुमने कभी खुद पढ़ी एनसीईआरटी या लखमीर सिंह कुछ ऐसा पढ़ा? तो लखमीर सिंह में ये लाइन लिखी हुई थी, और जब तक हमें 12th में आके खुद बायो की किताब नहीं उठानी पड़ी है, कुछ ऐसा ऐसा इधर उधर से नहीं देखना पड़ा, तब तक मुझे समझ ही नहीं है। हर कोई लाइन लिख के तो भाग जाता है कि लेंस मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है, फलाने कार हो कैसे रहा है, ये कैसे हो रहा है, तुमने ऐसे खींचा, हमने तो पतला होता देखा, गुब्बारा में लिटरल गुब्बारा पकड़ के खींचा, पतला हो गया। झूठ पड़ा रहे तुम है ही नहीं वो चीज कि हाँ भाई क्यूरियोसिटी है, सही आंसर तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना। डिटेक्टिव नहीं बन पाओगे तुम, तुम्हें सच से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस दो दो नंबर मिल जाए, खत्म। डिटेक्टिव, जासूस, उन्हें उन्हें बस इतनी कसक होती है, सच जानना है हमें। उसे जासूसी नहीं बोलते, उसे जनानी वाली बात करना बोलते हैं, कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उसे गप लड़ाश बोलते हैं। तू अकेले खुद से बात कर लेगा भाई, इतना तो टैलेंट है तेरे में, शीशे से बात कर लेगा तू, इतना जानते हैं हम। ये काम तो प्रधानमंत्री भी करते हुए देखे हैं हमने। ठीक है, मेरी निकाल ले। हाँ, ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल ले जा। अच्छा, तो रिलैक्स आई और स्ट्रेन आई पे इन पे आ जाते हैं, है ना। स्ट्रेन आई होंगी जब 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 मैं कहाँ बनाऊंगा चीजें, जब मेरी इमेज फॉर्मेशन डी पे होगी, और यहां इमेज, बस खेल खत्म। अब फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो लेंस फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, और तुम्हें शायद पता हो u यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और छोटा होगा f से, छोटा होगा f से, ये बात भी समझ आती है। अच्छा, v हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, और f हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ तो हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रहेगी, और ये दोनों हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर होंगे। ये बात समझ आई? ये बातें कॉन्वेक्स लेंस के लिए नहीं है, ये बातें यहां जो ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ रहे हैं उनमें लेनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेंगी। तो जो भी ऑप्टिकल डिवाइस लूंगा, मुझे उसमें सेटअप ऐसा चाहिए कि ये दोनों हमेशा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों ही नेगेटिव है, जब ये दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा ना, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी। हाँ, फिर अगर यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर। बस इतना से खेल समझना, तो अब सब कुछ आसान है, अब सब कुछ आसान है, कुछ भी समझने लायक नहीं बचा। अब मैंने पूरा खत्म कर लिया ये टॉपिक, बस अब मैं तुम्हें चीजें बताता रहूंगा, वो तुम्हें दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मुझे v कितना चाहिए, के लिए v कितना चाहिए? v कहाँ चाहिए? v चलो पहले पहले v तो बताओ। तो u, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इज 0, माइनस u तो नेगेटिव ही होगा और f पॉजिटिव था ही, तो क्या u बराबर f आ गया? फॉर्मूला बोलो। m थीटा इक्वल्स टू d बाय। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें सिंपल माइक्रोस्कोप का रिलैक्स्ड आई वाला सिनेरियो पढ़ा दिया, ये क्या चल रहा है? तुम्हारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इस साइड देखो, इमेज डी पे चाहिए, इमेज डी पे चाहिए। अब यू क्या करे? यू क्या, यू निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, तो क्या ये आ जाएगा -1/d, क्योंकि v ऑलवेज नेगेटिव, माइनस u ऑलवेज नेगेटिव, ये u प्लस का हो गया, d इधर आके प्लस का हो गया। तो मुझे बताओ 1/u, या फिर डायरेक्ट लिख दो u, u क्या f+d के बराबर आ गया? बताओ कोई परेशानी? तो अब मुझे एन थीटा बता दो जल्दी जल्दी। d/f d
और f प्लस डी। तो क्या ये आ गया 1 प्लस डी बाय एफ। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, खत्म हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद है अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब लेंस को मिला मिला के खेलना है, और हमारे यहाँ सबसे सिंपलेस्ट वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो दो लेंस के साथ ही ट्रीट होगा। तो अब हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, एक लेंस होगा छोटा और एक लेंस होगा बड़ा, थोड़ी दूर, और इन दो लेंस के बीच की जो दूरी है उसको बोला जाएगा एल। ये लेंथ क्या होगी, और इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, दो घेरे होते हैं घुमाने के, उसको घुमा घुमा के एडजस्ट हो जाती है, या तो ये दूर दूर चले जाएंगे, ये पास पास आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ कौन से वाले से मुझे इमेजिनरी इमेज देखनी है और कौन से वाले से रियल इमेज देखनी है। देखो इस लेंस को मुझे रियल इमेज देनी पड़ेगी, इस लेंस को। अच्छा एक और चीज, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, क्या वही ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए है? इस लेंस की जो इमेज है वो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ में आती है? लेंस की जो इमेज होती है वो हमारे लिए है। क्या ऐसी बातें खूब पढ़ी है हमने ऑप्टिक्स में? अब मुझे बताओ ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए है। इसको ऑब्जेक्ट रियल दूं कि इमेजिनरी दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दूं या रियल ऑब्जेक्ट दूं? इस वाले को, लेंस को हमेशा रियल ऑब्जेक्ट देना पड़ता है ताकि वो मुझे वर्चुअल इमेज दे सके, क्योंकि मैं लेंस के थ्रू वर्चुअल इमेज ही देख पाऊंगा बिना स्क्रीन के। वर्चुअल इमेज देखने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए, रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए। और अगर स्क्रीन हटा दोगे तो ऑब्जेक्ट ही छुप जाएगा, देखोगे क्या, पर्दा। समझ आया? तो दोबारा से, मुझे क्या देखना है, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि वही देख सकते हैं बिना स्क्रीन के। तो मैं हमेशा क्या देखूंगा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज देखने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट कहां फंसाना पड़ेगा, विद इन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। और मुझे लेंस को तो रियल इमेज देनी पड़ेगी ना, लेंस को तो रियल इमेज, लेंस हमारी आंखें थोड़ी ना है। समझ आया? तो मुझे बताओ इससे मुझे कौन सी इमेज प्रोड्यूस करनी है, और इससे वर्चुअल, इससे समझ आता है ये खेल? इसीलिए मुझे बताओ अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये फोकल लेंथ से बाहर होना चाहिए। इसको बोलते हैं आईपीस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं आईपीस, नहीं उल्टा 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 कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको बोलते हैं आईपीस। आई लेंस आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव पीस, है ना? तो ये लेंथ यू नोट होगी, यू नोट यहाँ पे एफ नोट से बड़ा ही होगा, तभी रियल बनेगी, वरना रियल ना बन पावे। अगर तुमने रियल बना ली तो ठीक है, रियल इमेज मान लो यहाँ कहीं बन गई। अब जो इससे मुझे, और एक और चीज याद देना, एफ से इतना बड़ा होना चाहिए, एफ से यू नोट इतना बड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे ये इमेज जो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज दे, ये ऑब्जेक्ट जो इमेज दे वो इसके फोकल लेंथ के अंदर अंदर आना चाहिए, क्योंकि इसके फोकल लेंथ से बाहर रह गई तो अब रियल बना देगा ये भी। तो मान लो इसकी फोकल लेंथ थी एफ ई, तो इसने इमेज बनाई यहां कहीं, यहां क्या बनी, इमेज, और कैसी है ये, रियल है। ये बात समझ में आती है? तो ये दूरी कितनी हो गई, वी नोट। ये बात समझ में आ रही है? ये दूरी हो गई वी नोट। अच्छा अगर ये दूरी वी नोट है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यू ई। इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट है। क्या मैं ऐसे नोट्स बना बना के लिख दूं, इमेज फॉर ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ऐसे कर करके? ये किसकी इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की। और इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो दूरी क्या हो गई, और ये यू ई की मजबूरी है ये छोटा रहे एफ ई से, ये बड़ा होना चाहिए, वो छोटा होना। ऐसा नहीं है एक दूसरे की फोकल लेंथ से, अपनी अपनी फोकल लेंथ से। बात समझ में आती है? क्या इस चीज की भी रीजनिंग पता लग गई तुम्हें? ठीक है। अच्छा ये बराबर भी हो सकती है क्या? हाँ बराबर भी हो सकती है, क्योंकि रिलैक्स आई में भी तो देख सकते हैं ना। ये याद रखना कि अगर मैंने इमेज डी पे लेनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर मुझे इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। इन्फिनिटी पे आके रिलैक्स रहती है और यहाँ स्ट्रेंट रहती है। ठीक है, हम हमेशा चीजें इस पे देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारा फोकस कमजोर है, इसीलिए हमारा फोकस कमजोर है। ठीक है, क्योंकि थक जाती है सिलियरी मसल। फोकस करोगे सिलियरी मसल को रिलैक्स करने पे ध्यान दोगे, सिलियरी मसल को ऑब्वियसली रिलैक्स करने पे ध्यान दोगे। ठीक है,
अरे हर उस चीज में मन नहीं लगता जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे बोलो। क्यों ही हमें साउथ की मूवी और सलमान खान की मूवी पसंद आती है? रीजन है उसका, दिमाग नहीं लगता, तुम्हें सब पता होता है ये होने वाला है, बस तुम्हें पीछे बैठ के देखना है, सोचना नहीं है कुछ। वही पे अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज देखनी पड़ जाए इसमें बुद्धि लगानी पड़ रही है, समझ नहीं आना पड़ रहा, रिवाइंड करके देखना पड़ता है, इसको साले को समझे या देखें? कुछ 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 पता है मुझे भी, कुछ ऐसा नहीं है मैं पूरी पूरी कॉम खराब कर दी है, नहीं। वो सब ठीक है, पर ऐसे नहीं है ना कि मैं एक तो उठा के सबको जनरलाइज कर रहा है, जनरलाइज तो बहुत सारी चीजों को उठा के किया जाता है ना। तो वहां पे 99.99% में एक आलू जैसे, बोरी जैसे हीरो तोंदल पोंदल से हो, उल्टे सीधे से अदरक से टप्पा खा खा के उछले जा रहे हैं बस। अरे तुम्हारे यहाँ इतनी मिट्टी है, साफ कर लो सालो, उस पर ध्यान दो। अब वही मिट्टी यहाँ आ चुकी है, यहाँ भी पूरा धूलम धूल रहती है, अब यहाँ भी टप्पे खा रहे हैं लोग। चलो कह रहा हूं तो यहाँ पे तो यू ही छोटा है एफ से, या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा? सिर्फ एक केस में बराबर हो जाएगा, जब रिलैक्स चाहिए, ठीक है, मतलब इमेज इनफिनिटी पे चाहिए होगी। अच्छा, तो अब सुनना ध्यान से, दो हिस्से होंगे, या तो ये आंखों में जाने वाली रेज, ये आंखों में जाने वाली रेज, ये आंखों में जाने वाली रेज या तो डाइवर्जिंग हो ताकि ये कन्वर्ज हो जाए किसी एक पॉइंट पे, और या फिर ये पैरेलल हो, या फिर ये पैरेलल हो ताकि ये कभी भी कन्वर्ज ना हो। तो इस केस में जो मेरा डायग्राम बनेगा यहां पे इमेज एट, और इस वाले केस में इमेज एट, बात समझ आती है? पक्की बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे तो देखना इससे है, और एंगुलर वे में तो परसीव मैं करता हूं, नो लिविंग थिंग थोड़ी ना। तो मुझे बताओ, क्या इसके लिए मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन लगानी चाहिए, और इसके लिए जो कच्ची मैग्निफिकेशन पड़ी थी ट्रांसवर्स वाली वो लगानी नहीं चाहिए? तो एक के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक के लिए एंगुलर, और एंगुलर उस वाले के लिए लगाएंगे जिधर आईज होंगी। ये बात समझ में आती है? अच्छा, और टोटल मैग्निफिकेशन ये मैं पहले ही प्रूव करवा चुका हूं, दोबारा प्रूफ मांगना हो तो मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेट मैग्निफिकेशन होती है, ये समझाना है कि आता है? आता है, ठीक है। तो अब ये जो एम नेट नेट मैग्निफिकेशन है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से, तुम बताओगे कैसे कैसे? यहाँ दो तरीके से का क्या मतलब है, बोलो? एक और एक, तो एमटी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, जो कि किसके बराबर होगा? एमटी बोलो, एमटी ये कितना है? यू नोट, ये कितना है? इन दोनों को डिवाइड करने पे ही तो लिखा जाता है, तो ये क्या लिखा जाएगा? वी नोट बाय यू नोट। ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ये तो दोनों के लिए अलग अलग क्या आएगा? एम थीटा, एक के लिए 1 प्लस डी बाई एफ और एक के लिए डी बाई यू, डी बाई एफ, क्योंकि इन्फिनिटी पे रिलैक्स है तो इन्फिनिटी डी बाई एफ। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ जो मैग्निफिकेशन आएगी ओवरऑल इस वाले हिस्से में, के मैग्निफिकेशन आएगी वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ, ई या नोट, देख इसकी अकल देख, देख इससे रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसमें लगा रहे हैं और लिख एफ नोट दो, सही है सब? तो जिंदा बच जाएगी बोर्ड तक, ये बता दे बस, नंबर को तो बाद में देखा जाए, जिंदा बचना जरूरी है। वो कह रहा पानी पी ले, मारियो उसको बाद में, मजे लेना कहते हैं उसे, सही नहीं कह रहा मैं? अच्छा इधर बताओ, ये तू बता, ये तू बता, ये हम्म, बस इतना सा इंजेक्शन तो हो गया पूरा, समझ आया? ये तुम्हारा क्या हो गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब थोड़ी सी और बातें हैं इसमें, जैसे एल बराबर मैं क्या ये लिख सकता हूँ? वी नोट प्लस यू ई, और अगर तुमने इमेज यहाँ पे ले ली तो इसको क्या लिख देंगे? इफ इफ रिलैक्स्ड आई, तो यही वाली चीज क्या हो जाएगी? वी नोट प्लस, यहाँ तो कोई परेशानी समस्या? ठीक है। अच्छा, तो अब ये एल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? देखो, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यू नॉट फिक्स।
यू नोट फिक्स कहां से करेंगे? एक नोब होती है जिससे यू नोट फिक्स करते हैं, जैसे ये माइक्रोस्कोप है और यहां तुम्हारी स्लाइड है, तो यहां पे एक नोब होती है जिससे स्लाइड ऊपर नीचे होती है। तो जब ये स्लाइड ऊपर नीचे होती है तो तुम क्या एडजस्ट कर रहे हो? यू नोट क्या एडजस्ट कर रहे हो? यू नोट एडजस्ट कर रहे हो ताकि ये क्लियरेस्ट बने। जब ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर मिल जाती है तो दूसरी नोब होती है, वो दूसरी नोब किस में बदलाव लाती है? वी नोट और यूई में से, यूई में ये बदलता है। अब माइक्रोस्कोप चलाना आ गया तुम्हें। एक नोब से क्या एडजस्ट करते हैं? स्लाइड। दूसरी नोब से क्या एडजस्ट होता है? यूई। तो ऐसे करके हम इस हिसाब से माइक्रोस्कोप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये सारी बातें क्लियर है? वो लाइट किस लिए लगती है? रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर क्यों? क्योंकि कलर बदलने से रिजोल्विंग पावर चेंज हो जाती है, क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे। बिगर द लैम्डा मोर द रिजोल्विंग पावर, लेसर द लैम्डा लेस इज द रिजोल्विंग पावर। तो रेड की रिजोल्विंग पावर सबसे कम होती है और वायलेट की रिजोल्विंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो तुम उस पे स्लाइड पे वो जो फ्लूइड छिड़कते हो वो क्या होता है? कलर होता है ना उसमें। तो वो कलर किसका काम करता है? रिजोल्विंग पावर बढ़ाने का काम करता है। रीजन है उसका, ऐसे नहीं कोई सोल्यूशन है रिएक्शन ना हो जाए बीमारी, वो नहीं। अच्छा, और फिर ग्लिसरीन डालते हैं। ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? क्योंकि रिजोल्विंग पावर किस पे भी डिपेंड करती है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है रिजोल्विंग पावर। तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी। इसीलिए हम पानी या फिर एयर की बजाय ग्लिसरीन भर देते हैं। तो ग्लिसरीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए रिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है? वैसे है तो ये सारी चीज 9वीं में बताने की 9वीं में बता देनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेट तभी करते हो ना, क्योंकि 9th में हर बच्चे के पास बायो होती है और पहली बार माइक्रोस्कोप में लैब में माइक्रोस्कोप आता है। हाँ, वो समझता है ना बच्चा। अभी नाक में उंगली देने लायक ही है, माइक्रोस्कोप में कहाँ उंगली डलवाएं इसकी? देख भाई, इसमें तो बाल भी जा रहा है नहीं। हाँ, उन्हें पता लग जाता है कि थोड़ा सा तो अब बड़ा हो ही गया है, पर उन्हें नहीं पता ना, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा हमने बड़ा होना। हमने उम्र और हाइट को बोल दिया, ठीक है यू कैन ग्रो, वी आर नॉट। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी चीज और बताओ, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं क्या फर्क पड़ेगा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मैग्निफिकेशन रहेगी, क्योंकि इन दोनों का साइज कंपेरेबल होता है। ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसा होता है एफ ई थोड़ा सा बड़ा होता है एफ नॉट से, ज्यादा नहीं, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई खास फर्क नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ यार, जितनी भी मैग्निफिकेशन आई है सारी की सारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये सारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, बट मैंने कहीं भी नेगेटिव नहीं लिखा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट उल्टा कर दो, इसको नीचे बना लो, खत्म खेल। जैसे तुम इसको नीचे बनाओगे वो ऊपर आ जाएगा। और सेल है वो, चारों तरफ से एक जैसा है। तुम्हें थोड़ी ना बताया उसका सर पैर मुंह कहाँ है, एक सेल है, कहीं से भी देख लो। समझ आया? तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं उसको घुमा भी सकता हूँ, मैं उसको घुमा भी सकता हूँ, मेरे हाथ में है वो चीज। तो यहाँ माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं, अगर वो मांग रहा है लगा दो, नहीं मांग रहा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को मान लो माइनस लग के आ गया और तुमने फॉर्मूले प्लस के पढ़े हो, तो तुम बोलोगे नहीं ये तो नहीं आता, मैं पढ़ा ही नहीं गया, इतने में हो जाएगा तुम्हारा पानी पानी सब कुछ। तो इसीलिए क्या हुआ, हो चुका है बहुत बार ऐसा। ये तो भाई, तो फिर डॉक्टर डॉक्टर को दिखा ले थोड़ा सा। तो ये बात समझ आती है सारी की सारी। इंटरचेंज करोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मैग्निफिकेशन में। इनका साइज भी कंपेरेबल होता है, दोनों लेंस का साइज मैंने बड़ा छोटा बना दिया है ताकि तुम्हें क्लियर कट दिखे छोटा है ये बड़ा है, वरना फिर यही है कि तुम कोई उधर से देख रहा है उसको ये वाला बड़ा छोटा दिख जाएगा, कंपेरेबल बना दूंगा। वैसे कंपेरेबल होते हैं दोनों, तुमने देखा होगा ना। अरे जो जो तुमने माइक्रोस्कोप देखा है, वो माइक्रोस्कोप ऐसे पैरेलल एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है ना, उसमें कितना ही साइज छोटा बड़ा कर लोगे, तो उसमें छोटे बड़े नहीं होते, साइज कंपेरेबल होते हैं छोटे बड़े, बट बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता। क्लियर ये वाली बात? बढ़े आगे। तो ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म, डन। इसमें एक भी बात नहीं छोड़ी मैंने करी ना, सारी बातें हो गई है। फिर उसके बाद तुम्हारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप टेलीस्कोप में स्ट्रिक्ट रूल है कि ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके बड़े होने का रीजन है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस इज मैंडेटरली वेरी लार्ज देन, तू दवाई लेके आया कर, एक बार को तेरे फल छूट जाए, दवाई लिया कर, ठीक है? मैं लाइन बोलता हूँ ना, तो तेरे कान में ऐसे रिसेप्टर है क्या जो गुदगुदी कर देते हैं?
भाई किस किस इंसान को खुद को देखना पसंद है? अजीब नहीं लगता खुद को देखते हुए? कैसी बात कर रहा है यार? इतनी मेहनत अगर कर पा रहा है तो नंबर ही लिया। अच्छा, इसमें रीजन क्या है? ज्यादा ज्यादा। अब यहाँ पे फोकल पॉइंट पे नहीं बनती चीजें, फोकल प्लेन पे बनती है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो दरवाजा तुम्हें दिख रहा है, ओपनिंग जो दिख रही है, यहां से रेज आएंगी और यहाँ एक लेंस लगाया हुआ है। इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास हो गई, उस लाइन पे तो आएगा फोकल पॉइंट, उस लाइन पे आएगा फोकल पॉइंट। बट अगर रे इस वाले गेट से किसी एंगल पे आए, ऐसे किसी एंगल पे आए, जैसे इससे एंगल पे पड़ रही है लाइट, है ना, तो अब जो मेरे आंखों की रेटिना पे फोकल लाइन जो या प्रिंसिपल एक्सिस होती है उस पे नहीं आएंगे पॉइंट्स, उसके ऊपर नीचे आएंगे। जैसे यहां एक लाइन बनी ऐसे जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, और रे ऐसे टेढ़ी आ गई, तो अब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं कन्वर्ज होंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली कहीं नीचे कन्वर्ज होगी। या अगर नीचे ऐसे नीचे से आती है टेढ़ी होके, तो वो इस फोकल पॉइंट के परपेंडिकुलरली ऊपर मिलेंगी, या परपेंडिकुलरली इधर, या परपेंडिकुलरली इधर, या रेडियली इधर, या रेडियली इधर। तो ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल पे हर पॉइंट वही फील देगा जो ये वाला पॉइंट दे रहा था जो प्रिंसिपल एक्सिस पे था। तो इन सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट ही बोलेंगे। बट इनका इनका एक्सिस अलग अलग है, इनका एक्सिस अलग अलग है। तो कभी भी जब चीजें 3D में आती है, जब कभी भी चीजें 3D में आती हैं, तो पॉइंट पे नहीं वो प्लेन पे कन्वर्ज होती है, पॉइंट पे नहीं वो प्लेन पे कन्वर्ज होती है। जब चीजें 2D में आती हैं तो वो पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और जब चीजें 4D से आती हैं तो वो 3D में कन्वर्ज होती है। किस में कन्वर्ज होती है? 3D में। तो तुम जो भी चीजें देख रहे हो 4D की 3D की कन्वर्जेंस देख रहे हो, 4D की 3D कन्वर्जेंस देख रहे हो। ऐसे ही जो 4D में देख पाते होंगे वो 5D की 4D में कन्वर्जेंस देख रहे हो। क्या? हाँ हाँ, और क्या। तो जो ऐसे रोड पे कोई बाईसाइकिल जाते हुए देख लेता है, वो भी एक 4D का 3D कन्वर्जेंस है। वो इसलिए क्योंकि हम उतनी इन्फॉर्मेशन परसीव नहीं कर पाएंगे जो 4D में होंगी, तो हमारी बुद्धि इसी तरीके से बनी, हम 3D ही देख पाए, वरना फिर से पगला जाएंगे हम। ठीक है। तो ये जो 3D में चीजें आई हैं, ये कहां कन्वर्ज होगी? एक प्लेन पे कन्वर्ज होगी, उस प्लेन पे हर पॉइंट एक फोकल प्लेन पे आएगा, क्योंकि ये फोकल प्लेन है, इसका हर पॉइंट एक फोकल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से ऐसे रे आए, और रे कहां से आएंगी? अब टेलीस्कोप तुम कीड़ा देखने के लिए तो इस्तेमाल करोगे नहीं, वो तो तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है, फिर दिखेगा कहां से टेलीस्कोप में? हाँ, और क्या, क्योंकि टेलीस्कोप कौन यूज करता है यार? टेलीस्कोप सेलेस्टियल बॉडी के लिए यूज होते हैं जो कितनी दूर होते हैं हमसे? इनफाइनाइट दूर। ठीक है। तो यहां एक इमेज बनी, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। ठीक है। और ये रेज आई है इन्फिनिटी से, ये बात समझ में आती है। एक रे ऐसी भी आई होगी जो सीधा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सीधा इमेज बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया होगा जिसने, ऐसे एक रे ऐसी भी आई होगी। डन है। अच्छा, अब ये बन गई रियल, रियल, और ये हमेशा ही कितनी दूरी पे बनेगी? मजबूरी है, इतनी ही दूरी पे बनेगी। कब? हमेशा। इन्फिनिटी से आ रही है क्योंकि। ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे इसकी कैसी इमेज चाहिए? वर्चुअल रियल? कैसी इमेज चाहिए? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल इमेज चाहिए। कैसी चाहिए? वरना देखूंगा कहां से? तो इसकी वर्चुअल इमेज चाहिए, तो मुझे बताओ ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या एफ ई से छोटी या बराबर नहीं होगी? समझते हो ये वाली बात? ठीक है। तो जो मेरा u है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। समझ आता है? कोई परेशानी? पक्की बात है? सोच लो मैंने सही लिखा है क्या? उल्टा है ये। तीनों लगे पड़ो, तीन आदमी हो, तीनों की बुद्धि देख लो कहां चल रही है। हाँ, तो क्यों है उस घमंड में? तो बंद करवा दो फिर ये। मैं इसलिए बोलता हूं ताकि तुम वो करते करते पढ़ सको। अब तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते तुम। मुझे लगा भाई पैरेलली, चुप 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 चुप, पैरेलली दिमाग चल जाता होगा, पर देखा अभी तूने तो खुद ही बोल दिया नहीं चलता। या तुम एक टाइम पे खाना ही खा सकते हो या कल लगा सकता हूँ। फल खा रहा है तू कांटे से, तो उसमें उसमें यहां से तुझे पता ही नहीं आज तक तेरा थोपड़ा कहाँ है। मतलब बिना देखे तू यहाँ खिला देगा हवा को? कैसी बात? अगर तुझे यही नहीं पता कि तेरे इधर लेटरल एक्स वाई कहाँ है, तो तुझे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं पता, तो नीचे भी ले जा सकता है चम्मच को कि शायद वहां कहीं हो मुंह। तो खुद क्यों देता है कि सर
मैंने तो बात बोल दी, अब तुम कितने भी मजे ले लो, वो तो मैं ही रुक जाता हूँ शर्म करके। तो तुझे आज तक ये फर्क नहीं पता लगा कांटा फल में कब जाता है, प्लास्टिक में कब जाता है? मैं कॉफी पी रहा हूँ, तो तुम्हारे सामने मैं यूं करता करता कॉफी पी लेता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, है ना? ये यहाँ कंधे को पिला देगा, इसका मतलब इसकी जीभ को कैसे पता लगेगा कॉफी टच हुई कि नहीं? वो तो देख के पता करना पड़ेगा ना। सेंसरी ऑर्गन नाम की कोई चीज होती है लाला, ये सेंस होती ही नहीं है कोई, यहाँ कुछ ही पता लग रहा है सब कुछ बस। यू छोटा है एफ से या बराबर है? बराबर कब होगा? सिर्फ एक ही केस में बराबर होगा तो फिर रिलैक्स होंगी। अब तो आती है ना बात समझ में, ठीक है। तो अब इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे, सुनना। यहां आंखें हैं, या तो यहां बनेगी इमेज कि दो पैरेलल रेज है, और इमेज कहां है? इन्फिनिटी पे है। या ये डाइवर्जिंग होगी पीछे जाने के बाद ये कैसी होंगी? डाइवर्जिंग होगी। या फिर डी पे बन जाए, दो ही तो केस हो सकते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन निकालते कैसे है? याद करो, मैग्निफिकेशन ऐसे निकालते क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ भी लीनियर नहीं है, ये कौन सा लीनियर चीज है? तो अब यहाँ पे क्योंकि कुछ भी लीनियर नहीं है, तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैग्निफिकेशन का? इसलिए टेलीस्कोप समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ में ये बात नहीं आती फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं। तुम अगर इसको देखते या फिर इसको भी मत देखो, कुछ भी नहीं बना, ये पूरा सेटअप हटाया, अपनी आंखें यहां लगा दी, समझना, पूरा सेटअप हटाया। अब ये रे के वाले कोने एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो बेंड होने के बाद आते हैं ना कोने, तो अब ये कोने एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब सीधा रेस तुम्हारी आंखों पे पड़ेगी, सीधा रेस तुम्हारी आंखों पे पड़ेगी, सेटअप है ही नहीं, आंखें यहां लगा रखी हैं। तो मुझे बताओ, अब तुम्हारी आंखों पे क्या एंगल सबटेंड होगा? क्या ये वाला एंगल सबटेंड होगा? क्या मेरी बात समझ पाए? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां मुझे ये नहीं पता है यू क्या है। पिछली बार मैंने वी बाई यू लगा दिया था, यहाँ देखो, यहाँ क्या लगाया था? वी नॉट बाई यू नॉट लगाया था। क्यों? क्योंकि ये हमने ही एडजस्ट किया था। यहाँ तो एडजस्ट कर लो चांद को थोड़ा सा यहाँ कर लो, ये नहीं कर पाएंगे ना। तो हम क्या कभी भी यू निकाल सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर उस यू की एक्चुअल वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे तो क्यों ही रख रहे हो? सारी चीजें खत्म हो जाएगी ना, फिर ऑर्डर नहीं रहेगा कोई। तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना। बात समझ में आई? तो इसीलिए क्योंकि मैं वी नॉट बाई यू नॉट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना। अब वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि ये पूरा सेटअप हटाओ, मुझे तो ये बताओ कि अगर ये पीली रेखा चाहे लेंस हो या ना हो, क्या हमेशा इतना ही एंगल बनाएगी? तो ये वो वाला एंगल है जो अनएडेड आईज पे है। कौन सी? तो ये एंगल एट अनएडेड आईज, एंगल एट अनएडेड आईज। अच्छा, और ये वाला एंगल कौन सा है? तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इसलिए दिक्कत आती है यहाँ ये सब चीजें करने में। अब दूसरी बात, यही फॉर्मूला मुझे पढ़ना है, m इक्वल्स टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब ये दो सेटिंग के लिए हम पढ़ेंगे, एक रिलैक्स्ड, दूसरा स्ट्रेन्ड। और ऐसा पढ़ते ये वाले भी खत्म, इसका भी खेल खत्म। तो रिलैक्स के लिए लिखवाओ, बोलो मैग्निफिकेशन 10 बीटा, बोलो कितना? इसको मान लो h नोट, क्या मान लिया? तो h नोट डिवाइडेड बाय, मैं तो u लिखूंगा, वो भी e। अरे फॉर्मूला देख, मैं हट जाता हूँ, फॉर्मूला देख, क्या लिखूंगा? हाँ हाँ हाँ, 10 बीटा लिखेंगे, आगे बोल, समझ गया? तो m किसके बराबर हो जाएगा? h नोट अपॉन u e। आता है सबन को समझ? फिर क्या लिखेंगे? h नोट अपॉन, तो f नोट बाय यू ई, और यहां अनिवार्य है नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हम रिलैक्स आई के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलैक्स आई के लिए। तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा। अगर यू ई एफ ई बराबर हो गए तो मेरा फाइनल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का माइनस एफ नोट बाय एफ ई बन जाएगा। ये डेरिवेशन जब भी मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ मेरे दिमाग में चली जाती है। ये तुमने देखा भी होगा, जब मैं सैंपल पेपर डिस्कस करवाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, कुछ 1-1.5 सेकंड लेता हूँ ये फॉर्मूला सोचने में, क्योंकि हर बार ये चलता है, ऐसा थोड़ा याद है। ये हमेशा कंफ्यूज हो ही जाता है, ई ऊपर या नीचे। इमेजिन करो, तुरंत यहाँ पूछो।
समझ आया? अब स्ट्रेंड आई के लिए आ जाओ। स्ट्रेंड आई के लिए मेरा u तो नहीं पता, मुझे निकालना पड़ेगा, बट मुझे d पता है। d कहाँ आएगा, सॉरी v कहाँ आएगा, d पे, तो ve विल बी एट d। आई पीस जो बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, इमेज d पे बनाएगा। तो अगर ve d हो जाए तो तुम्हें u पता है क्या, u f e d अपॉन f e प्लस d हो जाएगा। ये कहाँ से लिखा मैंने एकदम तुरंत ही, हाँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो u तो माइनस माइनस प्लस हो गया, d माइनस का हो गया, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u। तो u बराबर f e d बाय f e प्लस d। ठीक है, अच्छा क्योंकि ऐसा कितनी चीजें याद करोगे तो समझ होनी चाहिए बस दिमाग में, हर बार चीजें सही चीजों पे अराइव कर जाओगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, f माइनस एफ नोट बाय यू ई, माइनस एफ नोट बाय यू ई रख दो यहाँ पे, माइनस एफ नोट यू ई की जगह क्या रख देंगे, रख तो दिया, अरे देखिए चीटिंग कर ली, चीटिंग रोमन ची हो गई। ठीक है, यू ई की जगह क्या लिख लेंगे, एफ ई, नीचे डी और ऊपर एफ ई प्लस डी। क्लियर? अब ये एफ ई को इधर भेज दे नीचे की तरफ, एफ ई को भेजना चाहता हूँ एफ ई को भेज ले, डी को भेजना चाहता हूँ डी को। इससे पहले हम एफ ई भेजा करते थे, आज के दिन डी भेज लेंगे क्योंकि एफ नोट बाई एफ ई ये मेंटेन रह जाएगा। तो मैं मल्टीपल टाइम्स देख पाऊंगा, कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो m इक्वल्स टू माइनस एफ नोट बाय एफ ई, तो यही रखा, डी को अंदर भेज दिया, तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। इससे पहले हम क्या लिखा करते थे, इससे पहले हम लिखा करते थे यहां, क्योंकि एफ ई अंदर भेजते थे हम, हाँ डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाय एफ ई आ जाता था। क्या दोनों सेटिंग कामयाब? तो ऐसे करके दोनों इसके भी फॉर्म लिखा था। अच्छा यहां मैंडेटरी है कि इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, मोर द साइज, मोर द साइज मोर रेज, नंबर ऑफ रेज या अमाउंट ऑफ रेज, नंबर तो कुछ होता नहीं, अमाउंट ही होगा इनका, तो मतलब ब्राइटनेस बढ़ी, ब्राइटनेस बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। समझ आया? कोई परेशानी? बट एक ड्रॉबैक है इसकी जो हम दूर नहीं कर रहे, तो ये ड्रॉबैक है। ये कैसी ड्रॉबैक है, ये तो तू ही फील कर सकता है, हमें समझ नहीं आई। क्यों क्यों गलत आंसर कर रहा है उसका, इतना समझाने के बाद भी? ड्रॉबैक है क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा रेज आएंगी तो तुम अब ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर जा चुके हो, और जब ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर जा चुके हो तो एनोमेलीज आएंगी। एनोमेलीज कौन सी होंगी, जैसे अब पेरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज सब आएंगी। पेरेक्सियल तो हमें डील करना आता है, मार्जिनल के लिए तो हमारा एफ इक्वल्स टू आर बाई टू भी होल्ड नहीं होता। हाँ तो बात ही बदल जाती है, अपने सिलेबस में ही नहीं है तो पगला जाएंगे हम तो, मार्जिनल रेज आती, ये तो आई और एब्रीविएशन भी आई। एंड पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी एब्रीविएशंस, और ये एब्रीविएशंस कौन कौन सी है, दोनों आएंगी और कलर भी आएगी, यही क्रोमेटिक है। रुक जा, जब अच्छा वर्ड याद दिला ही दिया है तूने, एक तो क्रोमेटिक और एक, अबे दूरी नहीं बदलेगी, हर एक फोकल लेंथ अलग पॉइंट पे नहीं पटकी जाएगी, रेड कलर की फोकल लेंथ अलग जगह पटकी जाएगी, ब्लू कलर की अलग जगह पटकी जाएगी। और क्या जब मार्जिनल रेज आती है कभी भी सारी लाइनें एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है? नहीं, वो जिस एंगल पे आती है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ज होती है, जिस एंगल पे आती है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ज होती है। तो क्रोमेटिक एब्रीविएशन भी आएगी, और दूरी वाली, डिस्टेंस वाली लीनियर बोल लो, जो भी तुम्हें बोलना हो वो वाली चीज। तो और कौन सी एब्रीविएशन आ जाएगी मार्जिनल की वजह से, जो डिस्प्लेसमेंट वाली एब्रीविएशन हो, जिसमें डिस्प्लेस हो जाती है चीजें डिस्प्लेस हो जाती है। तो दोनों तरीके की एब्रीविएशन आएगी। तो तुमने इंटेंसिटी तो बढ़ा ली, बट अब हर कलर का अलग फोकस है, हर रे का अलग फोकस है, तो फोकल पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं है, फोकल प्लेन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अब जिस ऑब्जेक्ट को तुम देखोगे वो ऑब्जेक्ट तुम्हें वैसा नहीं दिखेगा जैसा असलियत में है। ठीक है, तो जो भी तुम टेलीस्कोप से देखते हो वो बहुत ही एरर वाली इमेज होती है। हाँ मैं आइडिया पड़ जाता है, ऑलमोस्ट इतना है, जैसे वो जैसी भी दिखती होगी वैसी दिखती होगी, अगर मैं उसका 50% भी देख पा रहा हूं तो वो भी बहुत है, वो भी बहुत है, उतना जानना भी काफी है ना। जैसे तुम सैटर्न देख रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है तुम्हारे पास, देखा तुमने सैटर्न, तो सैटर्न जब तुमने देखा तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वो जो उसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है वो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो थोड़ी ना पता पड़ रहा है हमें, और हमें तो प्लेनेट स्फेरिकल दिखाई देते हैं।
जबकि होते वो एलिप्टिकल है, क्योंकि ग्रेविटी एनोमली होती है, और ग्रेविटी ऐसे काम नहीं करती कि हर पॉइंट पे सेम काम कर रही है। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसीलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोल के बीच में दूरियां, और ये जो तुम्हारे क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो इक्वेटर बेल्ट है और जो पोल टू पोल बेल्ट है, पोल टू पोल बेल्ट छोटी है, इक्वेटर वाली बेल्ट बड़ी है। तो अर्थ इज वाइडर, बेसिकली एलिप्टिकल होती है, वाइड ज्यादा होगी और हाइट थोड़ी कम होगी, हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा, है ना? लेकिन वो हल्का सा ही किलोमीटर में आता है, क्योंकि अर्थ का रेडियस ही 6400 किलोमीटर है, डायमीटर ही 12800 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चल जाती है भाई, चल जाती है। तो वो डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट के बीच की, बेसिकली डायमीटर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आ रहा है वैसे तो। अच्छा, दूसरा ये कि अब मुझे ये तो खत्म, ये डाउट खत्म। ऐसे एक फालतू, बहुत ही फालतू। अच्छा, यहाँ नेगेटिव हटा सकता हूँ क्या? ये फालतू नहीं है, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मान लो मैं कोई प्लेनेट देख रहा हूँ तो उस प्लेनेट को पकड़ के ऐसे घुमा नहीं सकता, डोर मामू नहीं है हम, है ना? अच्छा, फालतू सवाल ये था कि अगर प्लेनेट का साइज बढ़ता है तो वो मोर एलिप्टिकल होगा या मोर स्फेरिकल होगा? अर्थ इज मोर एलिप्टिकल और जुपिटर, रीजन क्या? रीजन है फिर साइज छोटा होने से ऐसा क्या होगा? ग्रेविटी बढ़ने से ग्रेविटी एनोमली खत्म होती है, ग्रेविटी बढ़ने से ग्रेविटी एनोमली खत्म होती है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल में समझाता हूँ, किस बात से तुम्हें समझ आएगा। मान लो मेरे पास 100 रुपए में 100 रुपए कमाता हूँ, मेरा 1 रुपया खो जाए बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। जिस दिन मैं अमीर हो गया, पैसे आए, उस दिन 100 रुपए भी खो जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 100% को भी एरर नहीं मानूंगा, 100% को भी एरर नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग हो गई है। प्रॉपर्टी मतलब पैसा, है ना? वहीं पे अगर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ग्रेविटी में जो एनोमली आती है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो ग्रेविटी एनोमली भी खत्म हो गई, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसा होता है, चीजें टेंड्स टू बी मोर स्फेरिकल, ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू बी मोर स्फेरिकल रादर देन एलिप्टिकल। तो इसीलिए सन एक बार को परफेक्ट गोल हो सकता है, अर्थ नहीं। दूसरा, जब भी प्लेनेट का साइज ग्रो करता है तो उसमें सॉलिड कंटेंट खत्म होता है। जैसे जुपिटर में कोई जमीन नहीं है, गैशियस प्लेनेट है वो, तो वो जो मास आ रहा है ना 10 पावर 20 30 टाइम्स, तो वो हमारे सॉलिड एरिया, सॉलिड वॉल्यूम के कंपैरिजन में वहां की गैस का मास कंपेयर हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लिमिट होती है मास की, कितने वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है। ये लिमिट ग्रेविटी ने खुद बनाई, क्योंकि सन जितना मास एक पॉइंट पे ले जाके रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर मान लो सन जितना मास सॉलिड से बन जाए गैस की बजाय, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा, उसी वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा। इस कमरे में लोहा भर के देखो और हवा भरी हुई है, इसी से तुम्हें फर्क पता लग जाएगा। एक में तुम सर मार लोगे, तुम्हें फील हो जाएगा धरती जितना भारी, और हवा में हाथ ऐसे फैला लो तुम, सन में अगर लोहा ही लोहा भर दो, अगले मोमेंट ब्लैक होल है वो। क्योंकि अब ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो खुद ही का मास खींचना शुरू कर देगा, ग्रेविटी सेंटर की तरफ लगेगी, तो रेडियली हर पॉइंट को खुद ही खींचने लग जाएगा। अब मुझे बताओ, ये फर्श नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कंक्रीट के एडिसिव और कोहेसिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। बट अगर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये तोड़ ही दे इसको, इसी पे अगर 1500 न्यूटन फोर्स लगा दे, टूट जाएगा। तो क्या ग्रेविटी इन पॉइंट पे 1500 छोड़ो, पता नहीं कितना ज्यादा फोर्स लगाने लग जाएगी। मान लो 10⁵ न्यूटन फोर्स लगा दिया इस पॉइंट पे, भयंकर डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक्सेलरेशन खतरनाक होगी, तो सिमटना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी में। और अब और ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई, फिर और तेज सिमटना शुरू हो जाएगा, फिर और ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई। तो मास एग्जिस्ट करने की एक लिमिट है, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखरन लिमिट, और उस लिमिट को क्रॉस होते ही हम जैसे ऑब्जेक्ट दुनिया में पाते हैं वैसे ऑब्जेक्ट नहीं होते। फिर वो ब्लैक होल, वर्म होल, प्लैनेट का पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फिर वो वाली फिजिक्स है जिसमें सुनने में अच्छी लगती है, जिस दिन पढ़ने बैठोगे उस दिन नफरत हो जाएगी उससे। यही ब्लैक होल पढ़ लिया, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, और तेरा क्वांटम मैकेनिक्स। एक वो जो मैंने तुम्हें फिजिक्स बताई थी, स्टेट्स ऑफ मैटर बताते टाइम, फिर मैंने क्वार्क, प्लाज्मा फिजिक्स, QCD। अब कलर कैसे इफेक्ट करता है मास में, कौन पढ़े कलर कैसे इफेक्ट कर रहा है मास में?
कौन पढ़े कलर की डिपेंडेंसी सुपर कंडक्टिविटी से होती है। ये सारी बातें समझ आ गई तुम्हें? अब तुम्हारे वाला टॉपिक क्लियर। मजे की बात ये है कि मैंने ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, कुछ टाइम पहले नहीं, अगस्त सितंबर जब भी पढ़ाया हो तो तब भी तुमने हाँ ही भर के गए थे। समझ आया? ऐसे ही शर्त लगा ले। तो तू एक काम करना, खुद से एक बार पहले खुद से तो देख लेना, जैसे वो वाला डाउट था उस दिन जो तूने पेपर में टकवा दिया था, फिर जब मैंने सैंपल पढ़े तो तू वही सॉल्यूशन निकाल के आ रहा जो मैंने उसमें लिखा हुआ था, उस दिन तो बहस कर रहा था। तो एफर्ट की बात होती है बस। अच्छा अब क्या क्या डाउट बचे हैं देखते हैं। अरे जिसका है उसको तो एक काम करता हूँ प्रिज्म और बता देता हूँ फिर खत्म करते हैं। अरे भाई 36 बार कर लिया, वही करता रहेगा। एक बार वो पढ़ियो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं जब बताऊंगा तो ये तूने जैसे तुमने पढ़ा है ना बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है जैसे कुछ भी नहीं आता, तुम्हें एम का मतलब भी नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ो तो उसको इतना लंबा मत बनाओ, उसे हम आधे घंटे में खत्म करके निकलो, तो एक बार थोड़ा सा देख के आइए उसको, हो जाएगा। एक बार प्रिज्म देखो फटाफट, तेजी माँ खत्म करते हैं प्रिज्म का। ई आदमी प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म एंगल है, यहाँ से ही क्रिया आई, ये नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाती है, और नॉर्मल से यहाँ तक का एंगल इंसिडेंट एंगल होता है। अब ये अंदर रिफ्लेक्ट होगी, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, चली गई टुवर्ड्स नॉर्मल। जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई, यहाँ एक और नॉर्मल बन गई। जब ये नॉर्मल बन गई तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, ये प्रिज्म का है, तो जब ये बाहर आएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, और ये एंगल तो 90 डिग्री था ही, ये एंगल इमर्जेंट एंगल बोला जाएगा, और इस रे को इमर्जेंट रे बोलेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये वाला एंगल क्योंकि नॉर्मल से नपते हैं सारे एंगल, ये वाला R1 होगा, और क्योंकि नॉर्मल से नपते हैं सारे एंगल, ये वाला R2 होगा। इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे तो कुछ कुछ बातें होंगी यहाँ पे। क्या अगर ये वाला 90 है तो ये वाला 90 होगा, ये 90 है तो ये वाला 90 होगा, अगर ये दो 90 है तो इन दोनों का समेशन भी 90 होगा, और अगर इन दोनों का सॉरी ये 90 है ये 90 है, दोनों का समेशन 180 होगा। अगर इन दोनों का समेशन 180 है तो इन दोनों का समेशन भी 180 होगा। अगर इन दोनों का समेशन 180 है तो ये सीधा सीधा पाई माइनस ए हो जाएगा। क्या लगा था? अगर ये पाई माइनस है, अब ये ट्रायंगल देखो, इन तीनों ट्रायंगल में सॉरी इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 होगा, ये खुद 180 बैठा हुआ है, उधर जाके कट जाएगा तो मेरा R1 प्लस R2 बराबर ए आ जाएगा। यहाँ खेल खत्म होगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा अब अगली बात ये है कि ये रेखा तो सीधा अपने घर यहाँ जाना था ना, ये तुमने क्या कर दिया उसके साथ? तो तुमने ये कर दिया कि इसको यहाँ जाना था और गई है यहाँ, गई है यहाँ, तो अपने एक्चुअल पाथ से कितना घूम गई उसको बोलते हैं डिविएशन, और क्योंकि मैं एंगल में नाप रहा हूं तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिविएशन। ये बात समझ में आती है? अब ये एंगुलर डिविएशन निकालने के लिए हरकतें क्या होंगी सुनना। अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई है, और अगर ये पूरा एंगल आई है तो इतना सा एंगल आई माइनस R1 है। जहां भी दिक्कत हो रोक देना। अच्छा अब ये पूरा एंगल ई है, अगर ये पूरा एंगल ई है तो ये वाला एंगल ई माइनस R2 है, और क्योंकि ये वाला एंगल डेल्टा है तो ये बाहर वाला एंगल है, आगे जो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके समेशन के बराबर होगा। तो यहां से तुरंत ही मेरे पास साई का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। अब आई और ई को एक जगह लिख लो, और R2 R1 में से माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 जो बचेगा उसको ए लिख लो। ये भी बात खत्म? ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ आ चुकी है बात, तो अब मेरे पास जाई और आई के बीच में रिलेशन है, बट उसमें ई और ए दोनों आ रहे हैं, ई और ए दोनों आ रहे हैं। थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव ये है, मेरे हाथ में सिर्फ आई है, मेरे हाथ में सिर्फ आई है, तो मैं डायरेक्ट डिपेंडेंसी चाहता हूं जाई की आई पे, डायरेक्ट डिपेंडेंसी चाहता हूं जाई की आई पे। तो वो कैसे करें? वो ऐसे करेंगे, कोशिश करते हैं। अभी तो नहीं आ रही, डायरेक्ट तो नहीं आ रही, इनडायरेक्ट आ रही है, तो डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। जब मैं इधर से इधर आऊंगा, तो यहां लिखूंगा 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1, क्योंकि म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 होता है। अच्छा तो एक और इक्वेशन लिख के देखते हैं, क्या पता कुछ भला हो जाए हमारा। तो ये लिखा जाएगा म्यू साइन आई बराबर म्यू साइन R1, दिखा? अच्छा फिर यहां इस वाले इंटरफेस पे यही वाली इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? साइन ई बराबर म्यू। ये बात समझ में आई? तो ये सब भी लिख लिया मैंने। अब मुझे बताओ, यहां पे भी मेरा आई का डायरेक्ट रिलेशन तो आ गया R1 के साथ, म्यू है साथ में, और यहां ई का आ गया R2 के साथ, बट मुझे इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है जो मुझे आई बदलने पे जाई निकाल के दे दे। मैं ऐसा चाहता क्यों हूं, दोबारा बताना एक बार। मेरे हाथ में सिर्फ आई है, आज तक हमें प्रिज्म में हाथ आर पार करना है, हाथ देना नहीं आया बिना तोड़े।
ठीक है, वो नहीं आता तो हमारी डिमांड ये है। ठीक है, तो डेल्टा किसके बराबर, डेल्टा मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ आई, वो नहीं मिल रहा मुझे। और इसको अगर तुम मैथमेटिकल सोल्व करना चाहते हो, मुबारकबाद, तुम ही करना, मैं नहीं कर पाया हूं। ठीक है, इससे आसान हमें काम लगा, इससे आसान हमें काम लगा, इससे आसान हमें ये काम लगा कि प्रिज्म रखा, रोशनी फेंकी और डॉट 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 लगा के अलग अलग पाथ चेक किए, डॉट 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 लगा के अलग अलग पाथ चेक किए। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं, मैं आई की अलग अलग वैल्यू रखूंगा, आई की अलग अलग वैल्यू रखूंगा और उस पर मेजर करूंगा कि मेरा डेल्टा क्या क्या आ रहा है, मेरा डेल्टा क्या क्या आ रहा है। और ये पता कैसे करेंगे, ये पता कैसे करेंगे, ज्योमेट्री से। ये किससे पता करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैथ्स नहीं होती है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है देखा अच्छा, देखा अच्छा। मतलब वो अच्छा क्या है, वो अच्छा ये है कि ये प्रिज्म है, यहां से तुमने आई एंगल पे रोशनी फेंक दी, फेंकी या फिर ऐसा करो, थोड़ा सा अच्छे से समझो, ये इंसिडेंट रे थी, कोई एंगल नहीं था इसका, इंसिडेंट रे थी, इसको यहां जाना था, है ना। तो मैंने क्या करा, यहां 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 कीले लगा दी, क्या लगा दी, कीले लगा दी। अब प्रिज्म इंट्रोड्यूस करा दिया, अब यही लाइट बेंड होके ऐसे ऐसे करके यहां जाने लगी, जाने लगी, तो यहां कीले लगा दी, लगा दी कीले। अब सब कुछ हटा दिया, हटा दिया। अब सब कुछ हटाने के बाद इनको आगे आगे ऐसे ज्वाइन किया, पहचानो ये कौन है। तो ये किसके लिए आया था, ये जाई आया था इस आई की वैल्यू के लिए, इस आई की वैल्यू के लिए जाई आया था। क्या ऐसे ही इसको अलग एंगल पे भेजेंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे, अलग एंगल पे भेजेंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे। और ऐसे कितनी बार करेंगे, जब तक करेंगे जब तक खून की उल्टी ना आ जाए। तो ऐसे करके आएगी बहुत सारी वैल्यू, हाँ, और ऐसे हाँ बुड्ढे ना हो जाए, ऐसा करके जाई की बहुत वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू। इतनी सारी वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी वैल्यू होगी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा उनको जोड़ के। अब मैं इसका और इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। समझ आया, किस किस का आई बदलने पे जाई का क्या मिल रहा है, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा उसका रीजन मैं बता सकता हूं क्या, जो जो ग्राफ आएगा, ग्राफ ऐसा आया, अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, क्या मैं इसका रीजन बता सकता हूं क्या, नहीं मैं नहीं बता पाया, ना मैं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नहीं करा ये एक्सपेरिमेंट। इसका क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है, बना है तो ग्राफ बना है, ज्योमेट्रिकली बना है।